हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट कंटिंजेंट एंड कॉशी कॉन्ट्रैक्ट्स। पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉशी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉशी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉशी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है देखना। ये कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्ति खुद से एंटर नहीं करते। द पार्टी हैव नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए। लॉ के हिसाब से, लॉ के वजह से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी खुद से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए, कोई किसी का ऑफर, कोई किसी का एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन लॉ बोलता है कि फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जिस्ट करता है देखना। बेसिस है कॉशी कॉन्ट्रैक्ट का कि किसी भी व्यक्ति का लॉस नहीं होना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉफिट से, किसी के व्यक्ति का बेनिफिट के वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ये जो कि हम खुद एंटर नहीं किए, लेकिन लॉ के वजह से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस है पार्टी के बीच में, किस वजह से? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। दोनों पार्टी आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए। तो सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल दो ना सर। बहुत सारा एग्जांपल पढ़ेंगे आज हम लोग, आज पूरे क्लास में यही पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, पहले थोड़ा लिखते हैं हम लोग क्या होता है कॉशी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, देखना कॉशी कॉन्ट्रैक्ट्स आर based on principles of equity, justice and good conscience। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? इक्वालिटी, जस्टिस एंड गुड बिहेवियर। गुड कंसाइंस मतलब हमारा जो इनर, जो चीज हमको रोकता है कोई गलत काम करने से, उसको बोलते हैं कंसाइंस। ठीक है, तो कॉशी कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल इक्वालिटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पे बेस्ड है। बेसिकली दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए हैं, लेकिन लॉ बोलता है किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के वजह से। ठीक है, लिखना फुल स्टॉप। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट is based on principle that a quasi contract is based on principle that no man must grow rich, no man must grow rich out of another person's लॉस। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का फायदा नहीं होना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति के नुकसान के वजह से। ठीक है, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। ठीक है, देखना फुल स्टॉप। फॉलोइंग आर दी इसका सेक्शन लिखना चाहते हो, सेक्शन लिख सकते हो। सेक्शन नंबर है 68। 5 पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर, 68, 69, 70, 71, 72। ठीक है, 5 पॉइंट है इसके अंदर। फुल स्टॉप। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।
फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, कुछ फीचर्स लिखेंगे हम लोग। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसा फीचर है इसका। It does not arise from any agreement between the parties। कोई पार्टी में एग्रीमेंट है, इसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टी के बीच में, ठीक है। सेकेंड, it is created due to operation of law। लॉ के वजह से ये क्रिएटेड है, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ के वजह से क्रिएटेड है। इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस। ये किस पे बेस्ड है? इक्विटी एंड जस्टिस पे बेस्ड है, ठीक है। चलो, तो इतना तो पता ही है हमको। अब हम 5, सर इसके एग्जाम्पल नहीं बताए, 5 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा और 5 एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चिंता मत करो, लिखना 68, 69, 70, 71, 72, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 1, claim for necessaries supplied to incapable person। टू पर्सन इनकैपेबल कर दो, टू पर्सन इनकैपेबल of contracting। सेक्शन नंबर 68, ठीक है। पहला सेक्शन है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कोई ऐसे व्यक्ति को हम कोई सामान सप्लाई किए हैं, नेसेसरीज सप्लाई किए हैं, जो कि खुद इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। याद है इनकैपेबल कौन कौन है? ये पढ़ा हुआ है हमारा, ठीक है। दिस हैज बीन ऑलरेडी रेड। कहां पे? माइनर में। याद करो, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज, माइनर, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। उसमें माइनर को कोई सामान अगर कोई सप्लाई करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है, क्योंकि माइनर के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करता है, कोई जरूरत का सामान सप्लाई करता है, तो लॉ बोलता है कि ये बेचारा व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को, माइनर को, जरूरत का सामान सप्लाई किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए को पैसा ना मिले। लेकिन लॉ बोलता है माइनर लायबल भी नहीं हो सकता। तो फिर आया सेक्शन नंबर 68, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो बोलता है कि चलो माइनर लायबल नहीं है, माइनर लायबल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन लॉ बोलता है अगर माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से मिस्टर ए पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो जनरल लॉ था ए और बी के, ए और माइनर के बीच में। माइनर नहीं बोला था मैं प्रॉपर्टी से दूंगा, लेकिन लॉ बोलता है कि अगर माइनर को कोई नेसेसरी सामान सप्लाई हुआ है तो जो सप्लाई किया है वो व्यक्ति माइनर से तो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर का पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होता है। लेकिन माइनर के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से हम पैसा क्लेम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लिखना
तो ये एक टाइप का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां पे माइनर नहीं बोला था कि प्रॉपर्टी बेच के पैसा दूंगा, माइनर तो लायबल भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन लॉ बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, लायबल होगे, खुद लायबल नहीं होगे ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी लायबल रहेगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ बना दिया एक कॉन्ट्रैक्ट कि माइनर अगर पैसा नहीं देगा तो सप्लायर माइनर के प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले लेगा। तो ये लॉ कौन बनाया? ये लॉ के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाया? लॉ बनाया। हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए थे माइनर के साथ, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 68 है यहां पे, ठीक है। क्या बोलता है? क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, या इनकैपेबल का मतलब माइनर भी आ गया, अनसाउंड माइंड भी आ गया, अदर डिस्क्वालिफाइड पर्संस भी आ गए, ठीक है। लिखना, इफ अ पर्सन incapable of contracting enters into a contract with another person, enters into a contract with another person and such person supplies necessaries to the incapable person, and such person supplies necessaries to the incapable person. In such a case, supplier is entitled to recover the amount from the property of such incapable person, प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन, ठीक है। तो उस इनकैपेबल पर्सन मतलब अगर माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए तो उस माइनर के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है हम उसमें से पैसा क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लिखना एग्जाम्पल, A supplies B a lunatic और माइनर, या पर्सन अनसाउंड माइंड या माइनर कोई भी, ठीक है, विथ नेसेसरीज, then A is entitled to be reimbursed from B's प्रॉपर्टी, ठीक है। बी के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से हम लोग पैसा क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वाज सेक्शन नंबर 68। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड person, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड
पर्सन। सेक्शन नंबर 69, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। देखना, एक छोटा सा मैं पहले समझाता हूं तुमको। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ए जो है यहाँ पे लैंडलॉर्ड है, ए का प्रॉपर्टी है, और बी उसको भाड़े में लिया है, बी इज द टेनेंट, ठीक है, भाड़े में ले रखा है। अब सपोज ये है प्रॉपर्टी। आज हम लोग इस प्रॉपर्टी को भाड़े में लिए, ठीक है, रेंट पे लिए। हम लोग रेंट भी पे करेंगे, प्लस इसका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस आएगा वो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी हम लोग ही पे करेंगे। हम लोग मतलब मिस्टर बी सारा पैसा देगा, रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब क्या हुआ, जब हम लोग इस बिल्डिंग को लिए तब हम लोग देखे कि 2-3 महीना बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले बिल लेकर आए, और हम देखे कि पिछले 2 साल का, पास्ट 2 इयर्स का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो अभी एरियर्स में है, मतलब वो पैसा देना अभी बाकी है, ठीक है। क्या वो पैसा हमको देना था? नहीं, वो पैसा किसको देना था? लैंडलॉर्ड को पे करना चाहिए था। लेकिन वो पैसा क्योंकि लैंडलॉर्ड नहीं दिया है, अभी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया इस महीने का, उसमें पुराना 2 साल का बिल जोड़कर आया है, ठीक है। तो हम क्या किए, हम लोग इसको पे कर दिए। कौन पे कर दिया? बी पे कर दिया। अब जब बी पे कर दिया तो मुझे बताओ, बी वो पैसा ए से क्लेम कर सकता है कि नहीं? क्या लगता है, क्लेम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? लॉ बोलता है भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ए और बी के बीच में, भले ही ए और बी के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि तू 2 साल का पैसा दे दे, मैं तेरे को 2 साल का पैसा दे दूंगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन ये पैसा ए को देना चाहिए था, और अगर ए पैसा नहीं दिया उस समय और ए के बदले अभी बी को देना पड़ा, तो बी का अधिकार है कि बी वो पैसा क्लेम कर सकता है। किससे? मिस्टर ए से। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब यहां पे मिस्टर बी क्या है? इंटरेस्टेड पर्सन है। मिस्टर बी उस प्रॉपर्टी में भाड़ा में रहता है, तो अगर कुछ पेमेंट कर दिया वो लैंडलॉर्ड के बिहाफ में, जो लैंडलॉर्ड को देना ऐसे भी मैंडेटरी था ही, अगर बी नहीं देता तो ए को देना ही पड़ता। तो बी अगर दे भी दिया तो लॉ बोलता है बी अगर दे दिया तो बी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बी वो पैसा किससे क्लेम कर सकता है? ए से क्लेम कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। लिखेंगे, हेडिंग है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, लिखना। अ पर्सन who is interested in payment of money which another is bound by law to pay। मतलब मिस्टर ए बाउंड है पैसा देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का 2 साल के इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना ही पड़ेगा वो पैसा। लेकिन ए अगर ए की जगह बी दे देता है तो बी का अधिकार बनना चाहिए कि बी वो पैसा ए से क्लेम कर सके, क्योंकि ये जो लॉ है यहाँ पे तुमको थोड़ा सा जस्टिस, इक्वालिटी, कंसाइंस से सोचना पड़ेगा कि क्या ये ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा अगर मन बोलता है कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए, तो फिर लॉ बोलेगा कि हाँ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? दिस लॉ, दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, द बेसिस इज जस्टिस, इक्वालिटी एंड गुड कंसाइंस, ठीक है। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति के फायदा के
वजह से, ठीक है। एंड हु therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other, is entitled to be reimbursed by the other, ठीक है। अगर दे भी देता है पैसा तो वो सामने वाले व्यक्ति से वो पैसा क्लेम कर सकता है, ठीक है। लिखना एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लिखेंगे जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। मिस्टर ए लैंडलॉर्ड गेव हिज शॉप टू मिस्टर बी ऑन रेंट। मिस्टर बी सॉ that 2 years electricity bill is in arrears and hence be paid it. B is entitled to recover it from मिस्टर ए, ठीक है। बी वो पैसा क्लेम कर पाएगा किससे? मिस्टर ए से, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया, 5 टाइप का आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, obligations of person enjoying benefits of non-gratuitous act ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, ठीक है। देखना क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है इसमें, देखना। पहली बात तो नॉन ग्रेटिटियस का मतलब होता है, ग्रेटिटियस का मतलब होता है कोई चीज फ्री में करना। नॉन ग्रेटिटियस का मतलब है कोई चीज फ्री में नहीं करना, मतलब पेमेंट लेंगे, जो भी काम हम कर रहे हैं पैसा लेंगे हम लोग उससे, वी विल बी पेड, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति को किसी नॉन ग्रेटिटियस एक्ट से कोई फायदा हुआ है तो फिर उसको पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सपोज तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये डोर है सपोज, ठीक है, दिस इज द डोर, ठीक है। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आया, तुम पिज्जा ऑर्डर भी नहीं किए, तुम पिज्जा ऑर्डर नहीं किए हो, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आया, ठीक है, हाथ में पिज्जा लेके, पिज्जा अच्छा दिख रहा है, कौन सा पिज्जा है बताओ? ये चीज बर्स्ट पिज्जा है, ठीक है। चलो तो चीज बर्स्ट पिज्जा लेके आया तुम्हारे घर पे, बेल बजाया, बोला मैम आपका पिज्जा। तुम एक बार देखे उसके तरफ, तुम मना नहीं किए, तुम नहीं बोले कि हमारा नहीं है, तुम देखे उसके मुंह के तरफ, तुम बोले पैसा दिया हुआ है क्या? तो ये बोला हाँ मैम पैसा पेड है। तो ये बोला, तुम क्या बोले? चलो ठीक है लाओ हमारा ही है, ले लिए तुम, और मस्त अंदर ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल के पिज्जा खा लिए तुम, ठीक है। अब जब तुम पिज्जा खा लिए, अब मुझे बताओ
तुमको अगर ये पिज्जा डिलीवरी बॉय अब आता है, बोलता है कि मैम वो पिज्जा आपको गलती से डिलीवर हो गया, वो आपका नहीं था, वो आपके साइड वाले घर का था, तो बताओ तुम पैसा देने के लिए बाउंड होगे या नहीं रहोगे? तो लॉ बोलता है भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पिज्जा का, भले ही पिज्जा खरीदने का पैसा देने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि तुमको फायदा हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस तुमको फायदा हुआ ना इसमें, यू हैव एंजॉयड बेनिफिट्स, तुम पिज्जा खाए, यू हैव एंजॉयड बेनिफिट्स, नाउ यू आर बाउंड टू पे, तुमको पैसा देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेशन, मतलब ड्यूटी ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स, फायदा हुआ उसको, ऑफ अ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। नॉन ग्रेटिटियस मतलब जो काम फ्री में नहीं किया जाता है। क्या पिज्जा फ्री में डिलीवर होता है? कभी नहीं होता है, ठीक है। तो जब कोई ऐसा काम जो फ्री में नहीं होता है नॉर्मली, तुमको उससे फायदा हुआ है, तो तुम बाउंड होगे फिर पैसा देने के लिए, ठीक है। तो पिज्जा खाने के बाद भले ही तुम पिज्जा ऑर्डर नहीं किए थे, लेकिन फिर भी तुमको पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पिज्जा खाते ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पिज्जा खाए हो पैसा दोगे, ठीक है। चलो लिखते हैं हम लोग फटाफट से। वेर एनी पर्सन, वेर अ पर्सन lawfully does anything for another, lawfully does anything for another, or delivers anything to him, not with an intention, intention क्या है? Not with an intention to do, not with an intention to do it gratuitously, फ्री में करने का हमारा इंटेंशन नहीं है, not to, not with intention to do it gratuitously, and the other person has enjoyed benefits, and the other person has enjoyed benefits under the contract, then he will be liable for the contract, ठीक है। जब कोई व्यक्ति कुछ काम किया किसी के लिए, इंटेंशन ग्रेटिटियसली करना नहीं है, फ्री में काम करना इंटेंशन नहीं था, और तुमको उससे कुछ फायदा हुआ, कुछ एंजॉय किए तुम उससे, यू हैव टेकन एनी बेनिफिट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, नाउ यू विल बी लायबल टू पे, ठीक है। an example, a pizza delivery boy delivers pizza by mistake at B's house. B treats the goods as his own and consumed it. Now B will be liable to pay, ठीक है।
क्योंकि बी उसको कंज्यूम कर लिया है, अब बी लायबल होगा उसका पैसा देने के लिए। क्लियर? तो 3 पॉइंट हो गया हम लोग का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। लिखना पॉइंट नंबर 4, responsibility of finder of goods, सेक्शन नंबर 71। तुमको अगर कोई खोया हुआ सामान मिलता है, ठीक है, जैसे किसी का पर्स खोया हुआ मिला और तुम उस पर्स को उठा लिए, तुम उस पर्स को अपने पास रख लिए, तो यू बिकम द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तुम एक खोए हुए सामान के फाइंडर हो, तुमको सामान मिला है और लॉ बोलता है कि अब तुम्हारा कुछ ड्यूटी बनता है ट्रू ओनर के लिए। क्यों? हम तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं ट्रू ओनर से, हमारा क्यों ड्यूटी बनेगा? तो लॉ बोलता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तुम सामान उठाए, खोया हुआ सामान तुमको मिला, अब तुम्हारा कुछ ड्यूटी बनता है उस ट्रू ओनर के अगेंस्ट। तो क्या ड्यूटी बनता है हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, लिखना अ पर्सन who finds goods belonging to another, किसी और का खोया हुआ सामान belonging to another, and takes them into custody, is subject to certain responsibility, is subject to certain responsibility, क्योंकि वो सामान खोया हुआ सामान उसको मिला है, अब उसका कुछ ड्यूटी बनता है। क्या ड्यूटी बनता है लिखना पॉइंट नंबर 1, to take proper care of the goods as a man of ordinary prudence। जैसा एक नॉर्मल इंसान अपने सामान का ख्याल रखता है, तुमको भी उस सामान को वैसे ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, उस सामान को हम बेच नहीं सकते। नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स, नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स एंड टू रिस्टोर द गुड्स, सामान वापस कर देंगे, रिस्टोर द गुड्स, इफ ट्रू ओनर इज फाउंड। ठीक है, और अगर ट्रू ओनर मिला ही नहीं तो हम वो सामान को रख सकते हैं। ठीक है, इफ ट्रू ओनर इज नॉट ट्रेस्ड देन फाइंडर कैन रिटेन द गुड्स। ठीक है, गुड्स का ख्याल रखना है, प्रॉपर केयर करना है गुड्स का, ट्रू ओनर को खोजने का कोशिश करना है। ट्रू ओनर अगर मिल जाता है तो सामान वापस कर देंगे, और अगर ट्रू ओनर नहीं मिलता है तो हम सामान को रख भी सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको कोई सामान मिला, ठीक है, लेट्स से हमको कोई सामान मिला और हम उसका ख्याल नहीं रखे उस सामान का ठीक से, वो सामान डैमेज हो गया या खो गया हमसे, तो हमको भी पैसा भरना पड़ेगा ट्रू ओनर को। ठीक है, अगर सामान खो गया है हमको मिला है तो हम सामान का फिर केयर रख करेंगे, और अगर ट्रू ओनर को पता चल जाता है कि सामान तुम्हारे पास है, ठीक है, और वो तुमसे आके मांगा और तुम उसको गुम कर दिए, खो दिए उसको,
या कोई डैमेज कर दियो सामान को, या उसका केयर नहीं की हो प्रॉपरली, तो तुमको उसका पैसा भरना पड़ेगा। सर ये तो हम लोग फंस गए सर अच्छाई करके। हाँ तो अच्छाई का जमाना है भी तो नहीं, ठीक है, 2020 चल रहा है, ये अच्छाई का जमाना नहीं रहा। और ठीक है, चलो लिखना, बी अ कस्टमर in this shop puts down a brooch one on her coat। ठीक है, कोट पे जो ब्रॉन्च लगाते हैं ना, वही वाला। ठीक है, and forgets to pick it up। These assistant found it and put it in a ड्रॉयर। ठीक है, तो हम लोग डी के स्टाफ को मिला वो ब्रॉच, तो वो क्या किया, ड्रॉ खोला और ड्रॉ में रख दिया कि जब आएगा पी तो उसको दे देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। वो गुम हो गया, वो मिला ही नहीं, इट वॉज मिसिंग, मिला ही नहीं वो। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट डी इज लायबल। डी लायबल होगा, तो ये तो डी का स्टाफ को मिला था। बेटे स्टाफ तो एजेंट है, मालिक प्रिंसिपल हमेशा लायबल होता है। ठीक है, स्टाफ के बदले मालिक लायबल होगा। तो यहाँ पे अगर वो ब्रॉच खो जाता है, मतलब तुम उसका ख्याल ठीक से नहीं रखे, प्रॉपर केयर नहीं कर पाए सामान का, वो सामान गुम हो गया और तुम अब लायबल हो गए। ठीक है सर, ये तो अच्छाई का जमाना नहीं है। करेक्ट, अच्छाई का जमाना नहीं है ना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ई, एकदम छोटा सा पॉइंट है, फटाफट से लिखेंगे। मनी पेड बाय मिस्टेक। गलती से अगर हम किसी को पैसा दे देते हैं और अंडर कोरेशन, कोई हमको डरा धमका के हमसे पैसा ले लेता है, सेक्शन नंबर 72। ठीक है, एक लाइन है, सबसे आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस एक लाइन है, फटाफट से लिख लेंगे। A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। must repay or return it। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये 5 पॉइंट है, क्या कंप्लीट होता है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खाली स्टार्टिंग में नहीं पढ़े थे, अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।